हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा और पीजीटी का सिलेबस भी लगभग सेम ही है असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसा। तो बिल्कुल पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज हम लेवी स्ट्रास को पढ़ेंगे और इनके बारे में जितना सरलतम व्याख्या मैं कर सकती हूँ उतना सरलतम व्याख्या करूँगी। और यदि आपको तब भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लेवी स्ट्रास का जो जन्म हुआ था वो 1908 और 2009 में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये उनका जीवन चक्र है, याद रखिएगा। लेवी स्ट्रास जो थे वो एक संरचनात्मक मानव शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने संरचना के आधार पर समाज की बात की है, समाज की संरचना की बात की है और प्रथम संरचनावादी यानी संरचनावाद के पिता, इनको मानव शास्त्र में संरचनावाद के पिता लेवी स्ट्रास को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो बोली कि मानव चिंतन में यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जो उसकी चेतना होती है, जो चीज़ें वो सोचता है, वही सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना कुछ बाहर ऐसी चीज़ नहीं कि सामाजिक संरचना कोई ठोस चीज़ है। सामाजिक संरचना मनुष्य के चिंतन में है, मनुष्य के मस्तिष्क में है। ठीक है, जब हम सभ्यता पूर्ण बातें बोलते हैं तो वही सामाजिक संरचना है। ठीक है, उसी सामाजिक संरचना का हम पर प्रभाव है। और फिर उन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क की बात की कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उसकी जो चेतना होती है, वही सामाजिक संरचना है। ठीक है, और एक उनका कोटेशन है कि निजाति शास्त्र यानी मानव शास्त्र जो है वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वो मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान जो है वही समाज शास्त्र है और वही मानव शास्त्र है। इन्होंने लोहामा नामक पत्रिका का संपादन किया। तो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधा प्रश्न बन सकता है कि उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो लोहामा। फिर देखिए, इन्होंने बोला है कि सामाजिक संरचना कोई प्रक्षेपणीय यथार्थता नहीं, यानी कि कोई यथार्थ वस्तु नहीं जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में है। हमारा तार्किक ज्ञान जो होता है, जो चिंतन होती है, जो सभ्यतापूर्ण बातें हम बोलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी संरचना बन गई है, हम उसी के हिसाब से बातें करते हैं। ठीक है, अब जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति होगा, उसकी सभ्यताएं संरचनाएं अलग, उसकी मस्तिष्क की जो संरचना है वो बिल्कुल अलग होगी, भावनाहीनता होगी वहाँ पे ज़्यादातर व्यवसाय उन्मुख व्यवहार होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ की संरचना उस पर प्रभाव डाल रही है, इसलिए वो ऐसा है। हमारे यहाँ की संरचना इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे भावना पाई जाती है, यहाँ पे संबंधों में जटिलता पाई जाती है, दृढ़ता पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा हमारा मस्तिष्क बन गया है, क्योंकि सामाजिक संरचना ऐसी है। मस्तिष्क ही अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्क का जो चेतना होती है किसी चीज़ को लेकर, तो वही सामाजिक संरचना है। ठीक है, यदि मैं विवाह का नाम लूँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि विवाह का मतलब ये होता है। परिवार का नाम लूँ, तुरंत समझ जाएंगे। तो ये क्या है, यही सामाजिक संरचना है कि इसको हम समझ गए हैं। ठीक है, फिर है सामाजिक संरचना मानसिक संरचनाओं द्वारा जुड़ी है। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। ये देखिए, ये बिल्कुल हूबहू ऐसा ही कोटेशन आता है कि सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। ये बात किसने बोली है, तो लेवी स्ट्रास हो जाएंगे। तो जो चीज़ें हमको दिखाई देती है, हमको मनुष्य दिखाई दे रहा है, हमको कोई संस्था दिखाई दे रही है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसके पीछे जो नियम होते हैं, जो उसके कार्यप्रणाली होती है, ठीक है, वही सामाजिक संरचना है। वास्तविकता के पीछे क्या है, वो तार्किक नियम है। ठीक है, आज उनकी आत्मकथा है ट्रीट स्टेटस टॉपिक्स। ठीक है, ये उनकी आत्मकथा है। ये भी एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, मिथक की बात उन्होंने बोली। उन्होंने संरचनात्मक भाषा शास्त्र और मिथक, ये दो चीज़ें बताई हैं। दो चीज़ों के आधार पर उन्होंने अपना विश्लेषण किया है कि जो भाषा की संरचना होती है किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, तो वो भाषा की संरचना ही समाज में जो संरचना होती है उसको बनाए रखती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हमको कोई चीज़ हम समझ गए तो हम बोलेंगे अच्छा। ठीक है, तो फिर यही अच्छा जो है हम बोलेंगे। अगर मान लीजिए हमको कोई आश्चर्य हो रहा है किसी बात पे लेकर, तो हम बोलेंगे अच्छा। ठीक है, वो चीज़ अलग हो जाएगी। और फिर यदि हम कोई चीज़ समझ गए हैं तो कैसे कहेंगे, अच्छा। ठीक है, इसी तरह से यही अच्छा शब्द जो होता है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, यही इसका जो टोन होता है वो टोन चेंज हो जाएगा, हमारे जो चेहरे की भाव भंगिमा है वो चेंज हो जाएगी, तो उस शब्द का अर्थ चेंज हो जाएगा। सामाजिक संरचना में यही चीज़ होती है कि जैसे एक ही शब्द है लेकिन उसको हम बोलेंगे कई प्रकार से। ठीक है, और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होगा। शब्द वही है, लेकिन चूंकि भाव भंगिमा चेंज हो गई, टोन चेंज हो गया, तो क्या हो गया, वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। इसको भाषाई संरचनावाद कहते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है, इन्होंने मिथकों की भी बात की है कि जो मिथक होते हैं किसी भी देश काल परिस्थिति में जो नियम होता है, वो नियम ऐसा नहीं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का हो, वो काफ़ी हद तक समानता रखते हैं। यानी एक तो हमारा व्यक्तिगत मस्तिष्क हो गया, ठीक है, और एक हमारा सामूहिक मस्तिष्क, यानी जो पूरा सोसाइटी होता है, इसमें ढेर सारे लोग होते हैं, उनके मस्तिष्क और उनकी चेतना होती है, वो सामूहिक मस्तिष्क है। और ये पूरे विश्व का एक सामूहिक मस्तिष्क यदि ले लिया जाए तो काफ़ी परंपराएं ऐसी हैं जो लगभग समान हैं। यहाँ पे भी विवाह द्वारा यौन संबंधों को स्वीकृति मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है, ठीक है, यूनान में भी ईरान में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलेगी। तो सेम चीज़ है, ठीक है, जो उनका मूल ढांचा होता है वो सेम है। विवाह के लिए कुछ कर्मकांडों की पूर्ति करनी पड़ती है, जैसे पंडित आते हैं, कुछ मंत्र वगैरह होता है, ये सब होता है। हमारे यहाँ भी होता है, अमेरिका में भी होता है। वहाँ पे धर्म अलग है तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन कर्मकांड होता है। ऐसा नहीं कि शादी बस दो लोग आ गए शादी हो गई, वहाँ पे भी कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ पाकिस्तान में भी होगी, वही चीज़ ईरान में भी होगी, सऊदी अरब में भी होगी, ठीक है। तो कोई भी देश होगा, विवाह हो रहा है तो कुछ न कुछ ऐसा प्रयोजन, कोई प्रोग्राम रखा जाएगा कि वहाँ पे कुछ क्रियाकलाप होगा, तब जाकर विवाह को संपन्न माना जाएगा। ये सभी धर्मों में है, सभी स्थानों पर है, ठीक है। दूसरी चीज़ देख लीजिए, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये सिखाएंगे कि बच्चे आप सत्य बोलिए, दूसरों की सहायता कीजिए, कभी किसी का शोषण मत कीजिए, ठीक है। बच्चों को यही सिखाते हैं ना हम लोग। तो देश में सभी स्थानों पर, सभी देशों में कोई भी छोटा बड़ा स्थान हो, वहाँ की संस्कृति कैसी भी हो, सभी लोग यही सिखाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि बच्चे से अपने कि तुम बड़े होकर चोरी करना, ठीक है। तो जो मूल ढांचा, जो सामूहिक मस्तिष्क होता है वो समान होता है, और जो व्यक्तिगत मस्तिष्क होता है उसमें परिवर्तन वो चेंज होता है, वो अलग अलग लोगों का अलग होता है। लेकिन सामाजिक संरचना क्या है? वो सामूहिक मस्तिष्क है, ठीक है, इसीलिए वो समान है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो मिथक भी यही चीज़ है। मिथक में क्या होता है कि जो कर्मकांड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, और या फिर किसी एक स्थान का मिथक है तो वहाँ के लोगों को आपस में जोड़े रखती है। सामाजिक संरचना के संचालन में मिथक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जैसे दशहरे पे रावण जल रहा है तो कोई व्यक्ति ये आकर नहीं कहेगा कि इस रावण को मत जलाओ, ठीक है, क्योंकि मिथक है। उसी तरह से बहुत सी कहानियाँ हैं और उसके आधार पर कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ये है कि बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटना है, शनिवार को नहीं काटना है, ये मिथक है, तो इसको सब पालन करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? सामाजिक संरचना, समाज के नियमों के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहती है। तो इन्होंने मिथक को, सामाजिक संरचना को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका बताया है, ठीक है। और इन्होंने साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया है इसके लिए। साइबरनेटिक्स, साइबर का मतलब क्या होता है? जो जैसे इंटरनेट होता है, एक स्थान पे होता है, दूसरे स्थान पर फटाक से कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक स्थान पर रहकर वो पूरा नेटवर्क का जाल जो है वो उसको संभालता है, तो उसको साइबरनेटिक्स इन्होंने इसी आधार पर बोला है कि मिथक जो होता है वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है, वो लोगों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और संत्रांतिकी की बात, उन्होंने भाषा शास्त्र की बात बोली है। संत्रांतिकी, मैंने जो अभी आपको बोला कि एक ही शब्द होता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। यदि उस शब्द के बारे में हम टोन चेंज कर लें और अपनी भाव भंगिमा चेंज कर लें तो क्या होता है? उस शब्द का अर्थ उसी में छिपा है, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं मिथक के बारे में। भाषा शास्त्र, भाषा में भी एक संरचना होती है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने ट्यून चेंज किया, हमने अपना भाव भंगिमा चेंज की, हमने आंखें बड़ी कर ली, किसी को बहुत ही गुस्से में वो चीज़ बोली तो क्या होगा? हमको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब। अब जैसे नृत्य की मुद्राएं होती हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। मिथकों के बारे में हमारे जो विचार होते हैं वो समान होते हैं और सामाजिक संरचना में एकता बनाए रखती है। सामाजिक संरचना के संचालन में मिथक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो भाषाई संरचनावाद क्या है ये आप समझ गए। मिथक कैसे समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन्होंने जो मानसिक संरचनाओं की बात की है कि हमारा सामूहिक मस्तिष्क होता है एक, और यही सामाजिक संरचना है, ठीक है। फिर देखते हैं, इन्होंने मिथक के आधार पर सामाजिक संरचना की बात की। सामाजिक संरचना में एकता कैसे आती है, सामाजिक संरचना कैसे बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है, शुरू शुरू में कैसे निर्माण हुआ, इसको देखते हैं। इन्होंने नातेदारी की बात की। लेवी स्ट्रास का केंद्रीय विषय वस्तु ये है कि उन्होंने विवाह गठबंधन सिद्धांत दिया और उसके आधार पर नातेदारी की बात की, ठीक है। यानी लेवी स्ट्रास के पहले बातें की, नातेदारी की बातें कैसे होती थी? वंश सिद्धांत के आधार पर होती थी। और वंश सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए एक कोई पुत्र है, कोई व्यक्ति है,
ठीक है, उसके 2 पुत्र हुए, फिर उसके कई पुत्र हुए, फिर उसके कई पुत्र हुए। इस तरह से क्या हो गया, पूरा वंश परंपरा के आधार पर नातेदारी बनती चली जा रही है। ठीक है, दादा परदादा, उनके दादा, उनके दादा, इस तरह से नातेदारी बनती चली गई। ये वंश सिद्धांत है। लेकिन लेवी स्ट्रास ने क्या किया, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया। याद रखिएगा, ये उन्होंने लेवी स्ट्रास ने वंश सिद्धांत का खंडन करते हुए विवाह को नातेदारी के बनने का आधार माना। उन्होंने कहा कि विवाह के द्वारा ही नातेदारी बनती है और समाज की रचना ही विवाह द्वारा हुई है, नातेदारी द्वारा हुई है। अब कैसे, इसको देख लेते हैं। विवाह द्वारा स्त्रियों का विनिमय होता है, यानी मान लीजिए 2 समूह हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में हैं और अभी सभ्यता बहुत विकसित नहीं हुई है। मान लीजिए हम लोग आदिम समाज में बहुत शुरू से ही बात करते हैं, क्योंकि विवाह की उत्पत्ति बहुत पहले ही हुई है। तो मान लीजिए 2 समूह हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक समूह को लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बहनों से शादी करना शुरू कर दें। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए ऐसा नियम होता है कि हर व्यक्ति के घर में बहन है, लड़की है, तो शादी के लिए क्या है, सास ससुर को भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि हमारी बेटी अगर घर में आ जाती है तो हमारी देखभाल करेगी, यदि ऐसा नियम होता, ठीक है। लेकिन बनाया नहीं गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि यदि ऐसा होता तो प्रत्येक समूह अपने समूह में ही सिमट जाता, दूसरे समूह के साथ उसका संबंध नहीं बन पाता, ठीक है। तो नियम ऐसा बना कि हर समूह जो है अपने समूह में शादी नहीं करेगा, ये निषेध बन गया कि अपने निकट संबंधियों में यौन संबंध नहीं होगा, शादियां नहीं होंगी। वो क्या, किससे होंगी? दूसरे समूह के लोगों के, ठीक है। और इस तरह से नियम बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अलग अलग समूहों से संबंध होगा, नातेदारी बनेगी, ब्लड का रिश्ता बनेगा, ब्लड रिलेशन बनेगा। तो क्या होगा, लोगों से घनिष्ठता होगी, अपने जन्म के परिवार के अलावा भी लोगों से घनिष्ठता होगी और समाज में एक बृहद जाल का निर्माण होगा, नातेदारी का जाल बनेगा। और यही नातेदारी का जाल ही क्या है, सामाजिक संरचना, ठीक है। और इन्होंने विनिमय को 2 आधार पर बताया कि स्त्रियों का जो विनिमय होता है 2 आधार पर कैसे होता है। पहला है प्रत्यक्ष विनिमय, यानी 2 समूह हैं, ठीक है, इसी से हम लड़की लेंगे और इसी में अपनी लड़की को देंगे, यानी इनकी पुत्री से विवाह करेंगे और अपने पुत्र की शादी इनके समूह में करेंगे, ठीक है। यानी इसी समुदाय से लड़की आएगी और इसी समुदाय में हमारी लड़की जाएगी। ये एक नियम है, प्रत्यक्ष विनिमय है, कुछ जनजातियों में पाया जाता है, शुरू में ये प्रचलन में आया, ठीक है। और गोंड जनजाति में भी ये चीज़ पाई जाती है। गोंड जनजाति में एक प्रथा है दूध लौटावा, ठीक है। दूध लौटावा प्रथा में क्या होता है कि लड़कियों का विनिमय होता है। जिस परिवार में अपनी लड़की को देंगे उसी परिवार से अपनी एक लड़की को लाएंगे। उससे क्या होता है कि परिवार में एकता बनी रहती है। दूध लौटावा एक प्रथा है वहाँ पर, ठीक है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आम प्रचलित है, लगभग बहुत से घरों में ऐसा देखने को मिल जाता है कि भाभी के भाई के साथ ननद की शादी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए दूसरा है अप्रत्यक्ष विनिमय। अप्रत्यक्ष विनिमय या फिर सामान्यीकृत विनिमय, इसको क्या कहेंगे? इसमें एक तरफा विवाह संबंध होता है। यानी होता क्या है कि मान लीजिए 2 समूह हैं, 2 समूह में एक पुरुष है, 2 समूह में क्या होता है कि पिता है, पिता की तरह पुत्र तो इस समूह में विवाह करेगा, लेकिन पुत्री नहीं करेगी, पुत्री के लिए दूसरा समूह है, ठीक है। ये चीज़ होता है कि पिता ने इसी समूह से अपने लिए लड़की लाया है, तो पुत्र भी इसी समूह से अपने लिए पत्नी लाएगा, लेकिन पुत्री के लिए दूसरा समूह है। जब पुत्रियों की शादी होगी तो दूसरे समूह में होगी, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, 3 समूह में ब्लड रिलेशन बन गया, बनाना। तो इससे क्या हुआ, समाज का जो फैलाव है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे बढ़ा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो विवाह के द्वारा एक समुदाय से दूसरे समुदाय में नातेदारी का जाल बना और इससे समाज की रचना होती चली गई। अब देखिए नातेदारी अणु की बात उन्होंने बोली, यानी प्रारंभिक ढांचा। कुछ नातेदारी के बीज होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिसके कारण नातेदारी की रचना होती है, बनती है, ठीक है। मामा भांजा हो गया, भाई बहन, पिता पुत्र और पति पत्नी, ये 4 नातेदारी अणु होते हैं। और पूरी नातेदारी की बृहद जटिल संरचना के बनने में इन्हीं 4 अणुओं का काम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से अणु हैं। निकटाभिगमन निषेध, तो मैंने आपको बोला था कि लेवी स्ट्रास ने इसकी बात बोली है कि यौन संबंध जो होंगे वो निकट संबंधियों में नहीं होंगे, ठीक है, जहाँ ब्लड रिलेशन होगा वहाँ नहीं होंगे। तो उन्होंने निकटाभिगमन निषेध की बात की।
वो संबंध किससे होंगे? दूसरे समूह से होंगे, तो ही ना सामाजिक संरचना बनेगी, समाज का फैलाव होगा। यदि एक व्यक्ति एक ही समूह, अपने ही समूह में सब कुछ करने लगे, विवाह करने लगे और परिवार बनाने लगे, तो समूह का फैलाव नहीं होगा, समाज की रचना नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक परिवार है, उसमें क्या है, एक पुत्र है, पुत्री है, माता पिता है। तो ये पुत्र यदि इस लड़की से, अपनी बहन से विवाह कर ले, तो माता पिता का भी सब कुछ अच्छा हो जाए और इनका भी आवश्यकता सबकी पूरी हो जाए, इसी में अगर फैमिली बन जाए। ठीक है, लेकिन ये नियम बना नहीं। जब नियम बनाया गया तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया कि समाज की जो रचना है, इसको बनाना है और एक जाल बनाना है समाज का, नातेदारी का जाल, ब्लड रिलेशन का जाल। इसी को ध्यान में रखकर सोसाइटी का निर्माण किया गया है और दूसरे समूहों में विवाह के लिए चीज़ें बताई गई। ठीक है, फिर उन्होंने टोटम की बात की है। गढ़ चिन्हवाद भी बोलते हैं इसको, तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से आ जाए, आप याद रखिएगा। टोटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है जे लोंग ने किया था, और धर्म के संदर्भ में टोटम की विस्तृत व्याख्या किसने की? दुर्खीम ने। ठीक है, फिर देखते हैं, लेवी स्ट्रास ने टोटम के आधार पर बरोरो, अरांदा, बोगांडा 3 जनजातियों का अध्ययन किया टोटम के आधार पर। अब देखिए टोटम क्या है। टोटम का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई जनजाति समूह हो गया, उस जनजाति समूह का एक विशेष चिन्ह होता है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उनको क्या होता है, एक विशेष चिन्ह होता है, उसकी पूजा करते हैं और उसको पूर्वज मानते हैं अपना। ठीक, जैसे हम गाय की पूजा करते हैं, तुलसी की करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। ठीक है, तो वैसे भी वो भी किसी एक चिन्ह की पूजा करते हैं, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी पूजा करते हैं। दूसरा समूह है, दूसरा समूह भी एक चिन्ह की पूजा करता है, टोटम है। ठीक है, तो टोटम क्या है, अपने समूह में एकता बनाया है टोटम। ठीक है, और टोटम के द्वारा ये पता चलता है कि ये हमारा समूह है या आपका समूह है, और विभिन्न समूहों के बीच कैसे विवाह संबंध के द्वारा, नातेदारी के द्वारा रिलेशन बन गया, और इससे क्या होता है, समाज का एक संरचना बनी, समाज की नातेदारी की एक संरचना बनी। तो टोटम के आधार पर लोगों ने ये फिक्स किया कि हमारा टोटम ये है, आपका टोटम ये है, हम इसी टोटम के लोगों के बीच में ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और अपने पुत्र का विवाह किससे करेंगे? दूसरे टोटम की लड़की के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि टोटम के आधार पर लोग पहचान करते हैं कि हमारा समूह ये है, और हमको इस समूह में पुत्री का विवाह करना है और दूसरे समूह में पुत्र का विवाह करना है, इससे सामाजिक संरचना बनेगी। ठीक है, यही चीज़ें टोटम की बात उन्होंने बोली है। फिर उन्होंने पारस्परिकता, मैंने टोटम के अंतर्गत पारस्परिकता की बात बोली है कि अलग अलग टोटम के लोग अलग अलग प्रकार के चिन्ह वाले समूहों से विवाह करते हैं, तो उनके बीच में पारस्परिक संबंध होता है, नातेदारी का संबंध, ब्लड रिलेशन का संबंध। तो ये पारस्परिकता का सिद्धांत उन्होंने किससे लिया है? मार्शल मास ने। मार्शल मास ने उपहार संबंध का सिद्धांत दिया था ना, कि प्रत्येक उपहार में आत्मा होती है। ठीक है, वो संबंध बनाता है, तो उसी से उन्होंने ये सिद्धांत लिया है, पारस्परिकता का सिद्धांत, और टोटम के संदर्भ में, नातेदारी के संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। ये संस्कृति की बात उन्होंने बोली है। संस्कृति के बारे में क्या कहा? संस्कृति एक सामाजिक रचना है। ठीक है, सामाजिक रचना है जो भौतिक सामाजिक परिवेश और उसके इतिहास से प्रभावित होती है। यानी संस्कृति ऐसा नहीं कि हम रोज़ संस्कृति बना रहे हैं, रोज़ यूज कर रहे हैं, फिर अगले दिन संस्कृति को हटाकर दूसरा संस्कृति ला रहे हैं। ये तो हमको इतिहास से मिला है ना, ऐतिहासिक विरासत से मिला है, तो इतिहास से प्रभावित होती है। संस्कृति एक मानसिक संरचना है जो द्विभाजी विपरीतताओं से संबंधित होती है। अब द्विभाजी विपरीतताएं क्या है? देखिए, अच्छा और बुरा, दो चीज़ होती है, एक अच्छा एक बुरा। जब तक बुरा नहीं होगा तब तक हम अच्छे को नहीं जानेंगे कि ये अच्छा है। ठीक है, फिर देखिए काला और सफ़ेद, जब काला होगा तभी सफ़ेद को हम समझेंगे कि हाँ ये सफ़ेद है। सफ़ेद की पहचान काले के संदर्भ में होगी। ठीक है, झूठ और सच को देख लिया जाए, झूठ होता है, इसको हम तभी समझेंगे जब हम सत्य को जानेंगे कि हाँ ये सत्य होता है। तो जब भी कोई चीज़ होती है, कोई संदर्भ होता है, तो उसके संदर्भ में उसको कोई विपरीत संदर्भ भी होता है। ज़मीन है तो आसमान होगा। ठीक है, सुंदर है तो कुरूप होगा। यही चीज़ें उन्होंने, द्विभाजी विपरीतताएं जो होती हैं, ये संबंध जो होता है समाज में बनाए रखने में योगदान देती हैं। कुछ लोग जो है किसी दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे, कुछ लोग दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे, कुछ सत्य को चुनेंगे, कुछ झूठ को चुनेंगे। समाज में इसलिए जटिलता बनेगी ना। समाज यदि एक ही समान बन जाए तो फिर नहीं चल पाएगी सोसाइटी। तो यही कि जब हम संबंध बनाते हैं, जब हम कुछ व्यवहार करते हैं, तो इन्हीं द्विभाजी विपरीतताओं में से एक का चयन करते हैं। ठीक है, और जितनी भी संस्कृति हैं द्विभाजी विपरीतता के सकारात्मक पक्ष की तरफ इशारा करती हैं, यानी सत्यवादिता, ईमानदारी, नैतिकता। ठीक है, और
सौंदर्य जो होता है, जो निर्मलता होती है, नैतिकता होती है, लोगों की सेवा करने का भाव होता है, सभी संस्कृतियों में, चाहे वो आप इस्लाम धर्म उठाइए, चाहे आप ईसाई धर्म उठाइए, पारसी धर्म उठाइए, हिंदू धर्म उठाइए, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म उठा लीजिए, सभी में यही बात की गई है कि दान कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए और ईश्वर जो है, ईश्वर की पूजा कीजिए, पूजा का कोई भी माध्यम हो। ठीक है, सभी में एक ही चीज़ बताई गई है, सकारात्मक, जो दो द्विभाषिकता के बारे में चीज़ें हैं उसमें सकारात्मक चीज़ों को लिया गया है, यानी झूठ और सत्य है तो सत्य को लिया गया है। ठीक है, इन्होंने यही बात बोली है। और उन्होंने सामूहिक मस्तिष्क की बात बोली। मैंने आपको बोला था कि सामूहिक मस्तिष्क देश काल परिस्थिति के अनुसार छोटे छोटे नियम अलग होते हैं, मिथक अलग होते हैं, लेकिन जो सामूहिक मस्तिष्क होता है, जो पूरे विश्व में एक जैसा है, ठीक है, वो चीज़ अलग होती है, वही सामाजिक संरचना है। फिर देखिए प्रकृतिवाद का विरोध। इन्होंने प्रकृतिवाद का विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि प्रकृतिवाद जो है ये कुछ नहीं है, इससे हम सामाजिक संरचना को नहीं समझ सकते। ठीक है, प्राणीशास्त्रीय आधार पर सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को नहीं समझा जा सकता। इंद्रियों से देखकर हम सामाजिक संरचना को ना तो देख सकते हैं, ना ही उसके बारे में आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियां जो होती हैं सामाजिक संरचना को पहचान करने में बिल्कुल क्या है, अयोग्य है, वो नहीं कर पाएंगे। सामाजिक संरचना को केवल महसूस किया जा सकता है, ये बात उन्होंने बोली है लेवी स्ट्रास ने। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये उत्तर संरचनावादी हो गए, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रत्यक्षवादी हो गए। ठीक है, उत्तर संरचनावादी नहीं, उत्तर प्रत्यक्षवादी हो गए, कि उत्तर प्रत्यक्षवाद में बोला जाता है कि जो चीज़ें हमको प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं उसके पीछे कुछ सत्य होता है, कुछ तर्क होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वास्तविकता वो है, जो हमें दिखाई देता है वो वास्तविकता नहीं है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत लेवी स्ट्रास। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी तैयार है कि उत्तर प्रत्यक्षवादी में कौन कौन से थिंकर हैं, तो आप में उसमें लेवी स्ट्रास होंगे तो लगा दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ और है, देख लीजिएगा आप लोग, मैंने इसमें मेंशन नहीं की है। इन्होंने पाक कला त्रिकोण की बात की है। ठीक है, पाक कला मतलब जो भोजन बनाने की कला होती है उसके त्रिकोण की बात की है, और लिया है उन्होंने किससे, जैकोब्सन से लिया है। और जैकोब्सन ने स्वर त्रिकोण और व्यंजन त्रिकोण, दो प्रकार के त्रिकोण की बात की है जैकोब्सन ने। तो उन्हीं से इन्होंने पाक कला त्रिकोण की बात की है। उन्होंने बोला है कि एक कच्चा भोजन होता है और एक पका हुआ भोजन होता है। जो पका हुआ भोजन है वो संस्कृति है, जब कल्चर आया तो हम धीरे धीरे उसको सीखना शुरू किए, और जब हम कच्चा भोजन करते थे तो हमारे पास कल्चर नहीं था। तो उनके कहने का मतलब क्या था, जैसे हम कच्चा भोजन होता है वो प्रकृति की तरफ इशारा करता है, और जो पक्का भोजन होता है तो वो क्या होता है, वो संस्कृति की तरफ इशारा करता है, हमारे कल्चर को डिफाइन करता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हम भोजन को कैसे पकाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यूनिटी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें दिखाता है। जो पक्का भोजन होता है ये कल्चर दिखाता है, हमारी सामाजिक संरचना कैसी है, ये सारी चीज़ें दिखाती है। तो याद रखिएगा इसको। जैकोब्सन ने स्वर त्रिकोण और व्यंजन त्रिकोण की बात की थी। तो व्यंजन जो होता है वो सामाजिक संरचना में अलग महत्व रखता है, और स्वर जो होता है वो अलग महत्व रखता है। एक ही प्रकार का शब्द है व्यंजन, मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही प्रकार का शब्द है, यदि उसका टोन चेंज हो गया, आपका भाव भंगिमा चेंज हो गया, तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही इतना इसमें था। तो पाक कला त्रिकोण के बारे में पूछा जाए कि किसने दिया, तो लेवी स्ट्रास ने दिया, और इन्होंने जैकोब्सन से लिया था। जैकोब्सन ने व्यंजन त्रिकोण की अवधारणा दी थी, उन्हीं से लिया था। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द सेवेज माइंड, रॉ एंड कुक्ड, मिथ एंड मीनिंग्स, द वे ऑफ मास, द नेक्ड मैन, द ओरिजिन ऑफ टेबल ऑफ मैनर्स, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये इनकी बुक्स हैं, इसमें से आ सकता है कोई भी बुक, सारे के पास सारे बुक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो लेवी स्ट्रास का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही सरलतम व्याख्या की है, इससे सरल ढंग से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। सारे थिंकर्स ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, आपको एक उच्चतम कोटि की कोचिंग जो है फ्री में मिल रही है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड ना करें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।